अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं उर्दू दास्तान। आइए सुनते हैं उर्दू नावल कफ़ारा किस्त नंबर 44। इस उर्दू नावल की साबिका अक़साद सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल उर्दू दास्तान को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। जब मैं चाय बनाकर लाया तो नजमा इसी तरह सोफे पर बैठी हुई थी। मैं इसके सामने दूसरे सोफे पर बैठ गया और दोनों कप सामने सेंटर टेबल पर रख दिए। लो, चाय पियो। तुम्हारे हवास बहाल होंगे तो फिर तैयारी शुरू कर देना। नजमा सीधी होकर बैठ गई। मैंने अपना कप उठाते हुए इसकी तरफ देखा तो मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। मैं नजरें झुकाकर चाय की चुस्कियां लेने लगा। यहां से जाना जरूरी है क्या? नजमा अपना कप उठाते हुए बोली। मेरा ख्याल है कि यहां तो हमें कोई खतरा नहीं हो सकता। हो सकता है, मैंने जवाब दिया। रख्शी जब वापस नहीं आएगी तो मोहल्ले के लोग हमसे इसके बारे में जरूर दरियाफ्त करेंगे। पिछले चंद रोज से तो वो मुसलसल हमारे साथ यहां रह रही थी। मैं कोई खतरा मोल लेने को तैयार नहीं। हमें ये जगह छोड़नी ही होगी। कहां जाएंगे? नजमा ने पूछा। 2-4 रोज शादमान वाली कोठी में रहेंगे। इसके बाद कोई और बंदोबस्त किया जाएगा, मैंने जवाब दिया। मैं इन हंगामों से अब उकता गई हूं, नजमा बोली। क्या यह मुमकिन नहीं कि हम यहां से कहीं दूर चले जाएं और आराम और सुकून की जिंदगी गुजार सके? मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन इस वक्त तक मुमकिन नहीं, जब तक मेरे दुश्मन मुझे भूल न जाएं। और मलिक शहाब कैसे मुझे भूल सकता है? अगर तुम परेशान हो। मैंने नजरें उठाकर इसकी तरफ देखा। मलिक शहाब से निपटने के बाद हम यहां से बहुत दूर चले जाएंगे, जहां कोई हमें परेशान नहीं करेगा। मैं चाय खत्म करके उठ गया। तुम कपड़े बदल लो और अपनी चीजें समेट लो। हम दिन की रोशनी फैलने तक यहां से रुखसत हो जाएंगे। मैं अपने कमरे में आ गया और अलमारी खोलकर इसमें रखे हुए नोटों के बंडल निकालकर पलंग पर डालने लगा। पैरों की हल्की सी आहट सुनकर पीछे मुड़ा तो मुझे अपना सांस सीने में रुकता हुआ महसूस होने लगा। नजमा मेरे सामने खड़ी थी। मेरे हवास बहाल हुए तो सुबह के 5 बजने वाले थे। नजमा आंखें बंद किए मदहोश सी पड़ी, गहरे गहरे सांस ले रही थी। मैं उठकर बाथरूम में घुस गया। 15-20 मिनट बाद मैं तैयार होकर बाथरूम से निकला तो नजमा इसी तरह बेड पर पड़ी थी। मैंने अलमारी के ऊपर रखा हुआ एक सूटकेस उठाकर बेड पर रखा और अलमारी में से अपने कपड़े निकालने लगा और फिर नजमा को इसी तरह पड़े छोड़कर बाहर निकल गया। बहुत हल्का सा उजाला फैलने लगा था। मैं बरामदे में खड़ा कुछ देर इधर उधर देखता रहा, जहां अंडरग्राउंड वाटर टैंक था। ढकने के करीब आकर खड़ा हो गया। एक बार फिर इधर उधर के मकानों की छतों की तरफ देखा और झुककर टैंक का ढकना उठाने लगा। ढकना एक तरफ रखकर मैंने पानी में डूबा हुआ बैग निकाल लिया और इससे बंधी हुई रस्सी खोलने लगा।
इसे टैंक में फेंककर मैंने दोबारा ढकना बंद कर दिया और बैग की तरफ मुतवज्जो हो गया। बैग से निचलने वाला पानी धारों की सूरत में ढलवान फर्श पर बह रहा था। मैंने बैग उठाया और अंदर आ गया। अपने कमरे की तरफ बढ़ने से पहले मैं बरामदे वाला दरवाजा अंदर से लॉक करना नहीं भूला था। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो नजमा जिस्म पर तौलिया लपेटे बाथरूम से निकल रही थी। जिस तरह बैग से पानी निचल रहा था, इसी तरह नजमा के जिस्म पर भी पानी की धारें बह रही थी। ये क्या है? नजमा ने हैरत से थैले की तरफ देखा जिसके लिए रख्शी और इसके साथियों ने जान दे दी और हम अपनी जानें बचाकर ले आए। मैंने जवाब दिया और बैग दरी पर रख दिया। इससे निचलने वाला पानी दरी में जज्ब होने लगा। मैं बैग के बिल्कुल करीब बैठ गया और इसके ऊपर लिपटा हुआ प्लास्टिक का थैला खोलने लगा। प्लास्टिक के 3 थैले थे जो मैंने उतारकर एक तरफ डाल दिए। कैनूस का बैग बिल्कुल खुश्क था और जब मैंने बैग की जिप खोलकर इसे बेड पर पलटा तो नजमा इस तरह उछली जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। ये क्या है? मारे हैरत के इसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। ये वो खजाना है जो कई महीने पहले मैं मादाम दशका की कोठी से उड़ा लाया था। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने तुम्हें बताया था कि एक रात मलिक शहाब के बंदे मौत के फरिश्तों की तरह मेरा ताक़ कर रहे थे और मैं छुपने के लिए मादाम दशका की कोठी में घुस गया था। इससे थोड़ी देर पहले ताजी और शकील मादाम दशका को कत्ल करके फिरार हुए थे। अगर वो बदहवास न हुए होते तो ये सारी दौलत भी इन्हीं के हाथ लगती। ये तो करोड़ों रुपया है और ये जेवरात और सोने के बिस्किट। वो एक एक चीज को उठाकर देखने लगी। इसके चेहरे पर एक बार फिर सनसनी के तासुरात उभर आए थे। ये इतनी दौलत है कि हमारी आने वाली 2-3 नस्लें ऐश कर सकती हैं। किसी को कोई काम करने की जरूरत नहीं। क्या कह रही हो? हमारी आने वाली नस्लें? मैंने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखा। हाँ, हमारी नस्लें, वो रवानी में कह गई। और जब मतलब समझ में आया तो वो भी मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकी थी। मैंने गलत तो नहीं कहा ना? इसने बाहें फैलाकर मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश की, मगर मैं तेजी से अपनी जगह से हट गया। अब तुम जल्दी से अपने जामे में आ जाओ, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। दिन तुलू हो चुका है, हमें जल्द अज जल्द यहां से निकल जाना चाहिए। नजमा गहरा सांस लेकर पीछे हट गई और अलमारी में से कपड़े निकालने लगी। मैंने नोटों के तमाम बंडल, जेवरात और सोने के बिस्किट सूटकेस में रख दिए। इनके ऊपर अपने 2-3 जोड़े रखे और फिर नजमा ने जो कपड़े निकाल कर दिए वो भी सूटकेस में रख दिए। हमारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। धूप निकल आई थी, लेकिन मैं इस वक्त यहां से निकलना चाहता था जब सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी हो और चेकिंग का कोई खतरा ना हो। यहां आखिरी नाश्ता कर ले। नजमा ने मेरी तरफ देखा। मेरा मतलब है इस घर में आखिरी नाश्ता। हाँ, भूख तो मुझे भी लग रही है, मैंने जवाब दिया और नजमा किचन में घुस गई। और फिर आधे घंटे बाद हम दोनों नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते से फारिग होकर मैंने सूटकेस कार की डिग्गी में रखा और अंदर घूम फिरकर आखिरी मर्तबा मकान को देखने लगा।
मलिक शहाब से पंगेबाजी के बाद ये मकान मेरे लिए एक बेहतरीन पनाहगाह साबित हुआ था। अगर रख्शी गद्दारी न करती तो शायद मैं कुछ अरसा और यहाँ रहता, लेकिन अब ये पनाहगाह भी खतरे में पड़ गई थी। मैंने कार गेट से बाहर निकाली। नजमा ने बरामदे वाला दरवाजा बंद करके गेट को भी बाहर से ताला लगा दिया और कार में आकर बैठ गई। रख्शी वाले मकान के सामने से गुजरते हुए मेरी नजरें गैर इरादी तौर पर सामने वाले मकान की तरफ उठ गई। तवक्को के ऐन मुताबिक पड़ोसन दरवाजे की आड़ में खड़ी बाहर देख रही थी। ये पड़ोसन भी बड़ी अजीब औरत साबित हुई थी। इसका काम ही शायद मोहल्ले वालों की सरगर्मियों पर निगाह रखना था। मेन रोड पर आकर मैंने कार को बाईं तरफ मोड़ा और कुछ दूर आगे एक कट से घुमाकर इसे सड़क के दूसरे हिस्से पर ले आया और रफ्तार बढ़ा ली। इस वक्त 8 बज रहे थे और सड़कों पर अच्छा खासा ट्रैफिक रवा था। हमें शाहजमाल तक पहुंचने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। शाहजमाल मार्केट में एक जगह कार रोककर हमने कुछ सामान खरीदा और दोबारा कार में आ गए। वहां से शादमान कॉलोनी में उस कोठी तक आने में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। पहली कोठी से रवाना होने से पहले मैंने इस कोठी की चाबियों का गुच्छा उठा लिया था। गेट के सामने कार रोककर मैं चाबियों का गुच्छा नजमा की तरफ बढ़ा दिया और दरवाजा खोलकर कार से उतर गई। घर की हर चीज गर्द आलूद हो रही थी। 2 घंटे तो झाड़ पूंछ में लग गए। अभी हम इस काम से फारिग हुए ही थे कि कॉल बेल की आवाज सुनकर उछल पड़े। मैंने और नजमा ने मायनी खेज निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा। रुको, मैं देखता हूं, मैंने कहा और बाहर आ गया। गेट का जेली दरवाजा खोला तो सामने एक औरत को देखकर मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो हमारी इस कोठी की पड़ोसन थी। पहले भी वो कई बार नजमा के पास आ चुकी थी। अरे, आप लोग कहां चले गए थे? वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, गुजरात गए हुए थे। खिलाफत वक्को कई रोज वहां रहना पड़ गया। मैंने जवाब दिया, मैं इसे बाहर ही से टरखा देना चाहता था, मगर वो अंदर घुसी चली आ रही थी। नजमा भी शायद बरामदे वाले दरवाजे की आड़ से देख रही थी। वो भी बाहर आ गई और फिर मैं इस औरत को बाहर नहीं रोक सका था। मैंने कुर्सियां लाकर बरामदे ही में डाल दी। माफ कीजिए मिसेस फरीद, मैंने कहा, कई रोज से घर बंद होने की वजह से हर चीज गर्दालूद हो रही है। हम सफाई कर रहे थे। आप बुरा ना माने तो यहीं बैठ जाएं। मैं बुरा क्यों मानूंगी भाई? मिसेस फरीद कहते हुए बेतकल्लुफी से एक कुर्सी पर बैठ गई। आप लोग कुछ बताकर नहीं गए थे, मैं तो परेशान हो गई थी। गए तो हम 2-3 दिन के लिए थे, मगर आप जानती हैं जमींदारी में कितने जंजाल होते हैं। खिलाफत वक्को वहां ज्यादा दिन लग गए। आप बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूं, नजमा कहते हुए अंदर चली गई। मैं मिसेस फरीद के पास बैठा अपनी जमींदारी की मनगढ़ंत कहानियां सुनाता रहा। शुरू में जब हम यहाँ आए तो मोहल्ले वालों को यही बताया था कि हम गुजरात के रहने वाले हैं और जमीन बेचकर शहर में कोई कारोबार करना चाहते हैं। और अब मैं इसे कुछ ऐसे ही किस्से सुना रहा था। नजमा ने अंदर से आवाज दी तो मैं उठकर अंदर आ गया। वो चाय बना चुकी थी। मैंने इसे समझा दिया कि मिसेस फरीद के सामने किस किस्म की बातें करनी है। नजमा ट्रे उठाकर बाहर चली गई। मिसेस फरीद तकरीबन 1 घंटा बैठी रही। इसके जाने के बाद हम फिर अपने काम में मसरूफ हो गए। सूटकेस दीवारगीर अलमारी के निचले खाने में रखकर अलमारी को ताला लगा दिया गया। 2 बज गए थे।
हम लोग अगरचे मार्केट से खाने पीने का सामान लेकर आए थे, मगर अभी खाने का मूड नहीं हो रहा था। 5 बजे के करीब गली में रिक्शा रुका और बेल बजाए जाने की आवाज सुनाई दी। मैंने बाहर आकर दरवाजा खोला तो अमजद को देखकर हैरान रह गया। मुझे यकीन था कि तुम यहीं मिलोगे, वो अंदर आते हुए बोला। वो कैसे? मैंने पूछा। वहां तो गड़बड़ है रूफी बाऊ, अमजद ने जवाब दिया। इस वक्त हम अंदर आ चुके थे। मैं वजीराबाद गया हुआ था, कल रात ही वापस आया हूं। आज सुबह रिक्शा लेकर निकला तो गुलबर्ग की तरफ गया। वहां तो बड़ा हंगामा हो रहा था। रात को किसी ने मादाम दशका की कोठी में आग लगा दी। बड़ी पुलिस जमा थी उधर। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बताने लगा कि कोठी की ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस वाले को चाह मीरा से पकड़ लिया गया था। इसने सारी कहानी सुना दी थी और ये भी बताया कि इन 2 औरतों में से एक रक्षतना नाम की औरत थी जो पहले पुलिस में रह चुकी थी और एक आदमी साबिक कांस्टेबल सोल्जर था। मैं चौंक गया। अमजद के कहने के मुताबिक रक्षतना का नाम सुनकर वो समझ गया कि क्या हुआ होगा। सोल्जर के नाम ने भी इसे बहुत कुछ समझा दिया था। मैं तुम्हारी दूसरी कोठी की तरफ गया तो मुझे दूर ही रुक जाना पड़ा। तुम्हारी और रक्षी की कोठी पर पुलिस का कब्जा है और किसी को गली में भी जाने नहीं दिया जा रहा। पूछ-पूछ पर पता चला कि यहां कोई भी नहीं पकड़ा गया। मैं समझ गया कि तुम लोग कहां हो सकते हो। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। हम लोग बर वक्त वहां से निकल आए थे। अगर वहां रह जाते तो इस वक्त सलाखों के पीछे बंद होते। वो शायद मेरी छठी हिस्स थी जिसने मुझे वहां से निकलने पर मजबूर कर दिया था। सोल्जर कहां है रूफी बाऊ? अमजद ने बिलाखिर वो सवाल कर ही डाला जिससे मैं डर रहा था। सोल्जर, मैंने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। मुझे अफसोस है वो हम में नहीं रहा। और रक्षी? अमजद ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। इसकी गद्दारी की वजह से तो सोल्जर को भी अपनी जान से हाथ धोने पड़े। और फिर तफसील से सब कुछ बताने लगा। मैं आखिर में कह रहा था, रक्षी की नीयत में दरअसल शुरू ही से खोट था। अगर वो गद्दारी ना करती तो सोल्जर इस वक्त हमारे साथ बैठा होता। मेरा एक कीमती दोस्त जाया हो गया। मुझे इसका अफसोस जिंदगी भर रहेगा। वाकई वो बहुत बीबा आदमी था, अमजद ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला। अब क्या प्रोग्राम है रूफी बाऊ? क्या तुम इस जगह को अपने लिए महफूज समझते हो? नहीं, मैंने नफी में सर हिला दिया। अब तुम्हारी बातों से अंदाजा हुआ है कि ये जगह भी महफूज नहीं। पुलिस को सोल्जर के बारे में मालूम हो गया होगा। इन्हें यह भी पता चल गया होगा कि सोल्जर भी कोठी की आग में जलकर मर चुका है। लेकिन इसके साथियों के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए पुलिस कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेगी। अगर वो सोल्जर के मकान पर पहुंच गए तो मुमकिन है पूछ-पूछ के दौरान शब्बो इनके हाथ जड़ जाए। और शब्बो इस कोठी में कई बार आ चुकी है। वो पुलिस की मार बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और इन्हें सीधा यहां लेकर आ जाएगी। इसलिए मेरा ख्याल है हमें फौरी तौर पर कोई और जगह तलाश कर लेनी चाहिए। कोई और जगह है ज़हन में? अमजद ने पूछा। नहीं, फिलहाल ऐसी कोई जगह नहीं है, मैंने जवाब दिया। तो फिर मेरे घर चलो, अमजद बोला। सोचने का मौका नहीं है
तुम्हारी बातें सुनकर मुझे सूरत हाल की नजाकत का एहसास हो रहा है। ऐसा करते हैं। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, तुम लोग अपना सामान गाड़ी में रखकर मेरे रिक्शे के पीछे चले आओ। गाड़ी भी अब मशकूक हो चुकी है, इसे हम यहीं छोड़ देंगे और तुम्हारे रिक्शे में चलेंगे। मैंने जवाब दिया और नजमा की तरफ देखकर बोला, वो सूटकेस अलमारी में से निकाल लो, हम इसी वक्त यहां से रवाना होंगे। नजमा एक बार फिर दहशत ज़दा सी हो गई। इस वक्त 7 बज रहे थे और अंधेरा फैल रहा था। नजमा ने हर चीज वहीं पर छोड़ दी जहां थी और दीवारगीर अलमारी से वो सूटकेस निकाल लिया, जिसे यहां आने के बाद खोला भी नहीं गया था। अमजद का रिक्शा गेट के बिल्कुल सामने खड़ा था। बाहर निकलकर पहले मैंने नजमा को अंदर बिठाया। सूटकेस इसके पैरों के करीब फुटमेट पर रखकर मैंने कोठी के गेट को ताला लगा दिया और खुद भी नजमा के साथ बैठ गया। सूटकेस की वजह से पैर रखने में खासी दुश्वारी पेश आ रही थी। रिक्शा के दरवाजों की वजह से मजीद परेशानी हो रही थी। रिक्शा पार्क की तरफ जाने की बजाय गली की दूसरी तरफ जा रहा था। अभी पहले मोड़ पर पहुंचे ही थे कि दाईं तरफ पुलिस की 3 जीपें सामने आ गई। अमजद ने बड़ी फुर्ती से रिक्शा बाईं तरफ घुमा दिया। रिक्शा आने वाली जीप से टकराते टकराते बचा था। अमजद के मुंह से गंदी गाली निकल गई, लेकिन दूसरे ही लम्हा इसने रुख फेर लिया। क्यों, क्या हुआ, डर गए? मैंने कहा। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त निकला रूफी बाऊ। अमजद पीछे मुड़कर सरगोशियाना लहजे में बोला, आगे वाली गाड़ी में शब्बो और इसका बाप बैठा हुआ है। क्या? मैं उछल पड़ा। जीपों के हेडलैम्प्स की रोशनी बराह रास्त रिक्शा के दरवाजे पर पड़ रही थी। अगर रिक्शा में दरवाजे न लगे होते तो हम रोशनी की जद में आ जाते, लेकिन इस वक्त इन दरवाजों ने हमें बचा लिया था। आखिरी जीप जैसे ही हमारी कोठी वाली गली में मुड़ी, अमजद रिक्शे को सड़क के वस्त में ले आया और इसकी रफ्तार बढ़ाता चला गया। जल्दी हम गलियों से निकलकर मेन रोड पर आ गए। अमजद रिक्शे को तूफानी रफ्तार से उड़ा रहा था और मैं सोच रहा था कि इस वक्त भी हम बाल बाल बचे थे। अगर 2-3 मिनट की भी ताखीर हो जाती तो हम मारे जाते। मैंने गर्दन घुमाकर नजमा की तरफ देखा। इसके चेहरे पर हवाइयां सी उड़ रही थी। मैं इसका हाथ थपथपाने लगा।